हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपने जिस टॉपिक की बात चल रही थी वो अपना टॉपिक क्या था? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं? किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो किससे दी जाती है? इसे क्वांटम नंबर से। तो इसके अपने टाइप पढ़े थे। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की बोली थी मैंने। तो कौन कौन सी? सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड कौन सी थी? द्विगंशी एजीमुथल, द्विगंशी क्वांटम नंबर। थर्ड कौन सी थी इसमें? चुंबकीय क्वांटम संख्या। फोर्थ कौन सी थी इसमें? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट किया था, द्विगंशी को L से, चुंबकीय को M से और चक्रण को S से। इन तीनों की बात अपने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, द्विगंशी क्या होती है और चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे चक्रण क्वांटम संख्या से। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, इन क्वांटम नंबर से एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो अपनी आज की हेडिंग क्या होगी? चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखिएगा चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। देखिएगा फोर्थ नंबर की क्वांटम नंबर कौन सी है? चक्रण क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको क्या बोला जाता है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? S से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिएगा, अब बात आती है चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है। तो देखना ध्यान से, इसको ध्यान से समझिएगा। चक्रण क्वांटम संख्या का बेसिकली मीनिंग क्या है? ये जो चक्रण है, चक्रण का मतलब स्पिन। चक्रण का मतलब यहाँ पे क्या है? स्पिन। स्पिन का मतलब क्या है? देखिएगा ध्यान से। मैं अगर किसी ऑर्बिटल की बात करूं, किसी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, जैसे ये मैंने कोई ऑर्बिटल लिया, कोई भी ऑर्बिटल XYZ, कोई भी ऑर्बिटल जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी स्पिन क्या होती है? इसकी अलग अलग स्पिन होती है। स्पिन क्या होती है? डिफरेंट होती है। इनका चक्रण क्या होता है? उल्टा होता है। एक दूसरे के क्या होते हैं? ये विपरीत चक्रण वाले होते हैं। स्पिन इनका क्या होगा? एक दूसरे का इसका उल्टा होगा। तो देखिएगा, मैंने कहा किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उसकी जो चक्रण है वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये किसी कक्षक की बात होगी। किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी कौन से? जिसके चक्रण क्या हो? विपरीत हो, एक दूसरे के अलग हो, डिफरेंट हो। अब देखिएगा ध्यान से, अब अगर बात की जाए चक्रण क्वांटम संख्या की, तो ये जो ऑर्बिटल्स की मैंने बात की, ऑर्बिटल्स की, इसके रिलेटेड की अगर बात करूं मैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या करती है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके चक्रण की अवस्था को बताती है। किसको बताती है? चक्रण अवस्था को बताएगी। चक्रण अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो क्वांटम नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करती है? ये चक्रण क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है? चक्रण अवस्था, स्पिन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। स्पिन स्टेट। अब बात आती है स्पिन स्टेट किसकी? तो किसी ऑर्बिटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी चक्रण क्या होगी? डिफरेंट होगी। उस चक्रण की जो मेजरमेंट होती है, उसका जो व्याख्या है उसको कौन करता है? चक्रण क्वांटम संख्या S के द्वारा उसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या किसी ऑर्बिटल में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की चक्रण अवस्था को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ये बात किसके लिए होगी? चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये बात किसने बोली थी कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की जो चक्रण अवस्था को बताया जाता है, ये किसने बताया था? सबसे पहले गोल्डस्मिथ ने बताया था। किसने बताया था? साइंटिस्ट गोल्डस्मिथ। साइंटिस्ट गोल्डस्मिथ ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, जिसने क्या कहा था? किसी
ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण है वो क्या होता है, विपरीत होता है, उसका उल्टा होता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का। उस चक्रण अवस्था को कौन डिफाइन करेगा, स्पिन क्वांटम नंबर डिफाइन करेगा। इसको किसने बोला था सबसे पहले, साइंटिस्ट गोल्डस्मिथ ने। तो अपने को क्या पूछ ले कोई, चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर किसने के द्वारा दी गई थी, गोल्डस्मिथ, साइंटिस्ट गोल्डस्मिथ के द्वारा ये दी गई थी। तो जनरली इसकी डेफिनेशन हो गई है कि ऐसी एक क्वांटम संख्या जो किसी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था को रिप्रेजेंट करती है वो क्या कहलाती है, स्पिन क्वांटम नंबर कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन आप उतार ले इसको जल्दी से, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो ये मैंने क्या कहा, किसी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनका चक्रण क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। चक्रण डिफरेंट का मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसके द्वारा डिफाइन होगी, एस के द्वारा। एस का मतलब चक्रण क्वांटम संख्या, एस के द्वारा ये इसकी जो स्पिन है वो डिसाइड होगी। स्पिन देखिएगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, चक्रण क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। डिफरेंट की जगह पर और क्या काम में ले सकते हैं यहाँ पे वर्ड, अपोजिट। इनका स्पिन क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सापेक्ष से अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट का मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो कैसी होगी, अगर प्लस हाफ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, प्लस हाफ है, तो दूसरे की इसके क्या होगी, अपोजिट होगी। इसका मतलब है माइनस हाफ। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, स्पिन है डिफरेंट हो गई, अपोजिट हो गई। तो इसने बोला था किसी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की 2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चक्रण क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इस चक्रण की जो फेज स्टेट को किसने बताया था, गोल्डस्मिथ ने। सबसे पहले किसके द्वारा डिफाइन होती है ये, चक्रण क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से डिफाइन होती है। तो मैंने कहा इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एक की अगर स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे की क्या होगी, माइनस हाफ बोली जाएगी। अब देखिए इनकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्लस हाफ का मतलब यहाँ पे या तो क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है। प्लस हाफ का मतलब यहाँ पे या तो क्या हो सकती है, ये क्लॉकवाइज हो सकती है, माइनस या क्या हो सकती है यहाँ पे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। अपने को भी नहीं पता कि इसकी प्लस हाफ क्लॉकवाइज हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अपने को इतना पता है इसकी प्लस हाफ है तो इसकी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इसकी स्पिन की जस्ट अपोजिट होगी। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, अपने को नहीं पता माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो क्या हो सकता है इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो सकती है, या क्या हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि अपन प्लस को क्लॉकवाइज ले, माइनस को एंटी क्लॉकवाइज ले, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज ले तो ये क्या होगी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्पिन स्टेट है इनकी डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष से अपोजिट आनी चाहिए। तो जल्दी से आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, तो S का मान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट को। इसका मतलब यह मैं बोल दूं कि किसी स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी ऑर्बिटल में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट को। या कैसे बोला जा सकता है, देखना, स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या मतलब S का मान, स्टार लगा के लिख लेना इस चीज को, S का प्रत्येक मान, S का प्रत्येक मान किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। मैंने कहा S का प्रत्येक मान किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन बोल दो, किसी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट बोल दो, तो S का मान किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। किसी ऑर्बिटल में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन को, किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट, स्पिन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इस बात को कौन रिप्रेजेंट करता है, S का मतलब क्या हो गया, चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखना नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बात की जाए ये चक्रण क्वांटम संख्या और किसको रिप्रेजेंट करेगी, देखिएगा ध्यान से, ये जो चक्रण क्वांटम संख्या, ये चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम
स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसकी मैं चर्चा करूंगा। तो अपने को कोई पूछ ले कि स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है, एक तो किसी प्रत्येक मान, इसका प्रत्येक मान इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये चक्रण कोणीय संवेग को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, या चक्रण कोणीय संवेग को दर्शाती है। अब बात आती है चक्रण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा, चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रण कोणीय संवेग इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा, देखिएगा ध्यान से, चक्रण कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है रूट, क्या होता है, रूट एस प्लस 1, रूट एस प्लस 1 क्या होता है, चक्रण कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है, और इसके डॉट में इसके मल्टीप्लाई में क्या होता है, h/2π। तो चक्रण कोणीय संवेग स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, h/2π या रूट s प्लस 1। जिस तरीके से अपन ने किसमें पढ़ा था, ये इस तरीके से इसमें द्विघाषी क्वांटम नंबर से एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा, इसी तरीके से इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जब बात की जाए तो रूट s प्लस 1 मल्टीप्लाई h/2π, इसको क्या बोला जाता है, चक्रण कोणीय संवेग। तो स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, चक्रण कोणीय संवेग को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको आप बता लें। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं अपन किसके बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब देखिएगा क्या बोला जाता है यहाँ पे, ये जो चक्रण कोणीय संवेग को रिप्रेजेंट करके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्वांटम नंबर, ये क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को, किसी इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को रिप्रेजेंट करती है। मैंने क्या कहा, देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा ये क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी इलेक्ट्रॉन के टोटल स्पिन को। टोटल स्पिन क्या होती है, देखना ध्यान से, टोटल स्पिन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा। तो किसी ऑर्बिटल में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को प्रदर्शित करेगी, कौन है, स्पिन क्वांटम नंबर। टोटल स्पिन, अब बात आती है टोटल स्पिन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं। तो देखना, कुल चक्रण, टोटल स्पिन, कुल चक्रण या टोटल स्पिन, टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको समेशन एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, समेशन एस से। समेशन एस इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 इंटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंटू 1/2 प्लस माइनस 2 का क्या हो गया, प्लस माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, कुल चक्रण बोला जाता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण की बात की जाए तो वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करेगी, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, समेशन एस से। समेशन एस इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला आप लिख लें क्वांटम नंबर। चलिएगा, अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। टोटल स्पिन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखना। मैंने कहा स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसी इलेक्ट्रॉन के टोटल स्पिन को। देखना टोटल स्पिन पे क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है इसने, नाइट्रोजन परमाणु में, किसी नाइट्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, नाइट्रोजन परमाणु में अपने को क्या दे रखा है इसने, नाइट्रोजन परमाणु में और क्रोमियम में, नाइट्रोजन परमाणु और क्रोमियम परमाणु में, Cr, क्रोमियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cr से। क्रोमियम परमाणु में
इलेक्ट्रॉन का क्या पूछ रखा है इसने, कुल चक्रण बताओ, इलेक्ट्रॉन का कुल चक्रण। नाइट्रोजन परमाणु में और क्रोमियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, कुल चक्रण, टोटल स्पिन अपने को कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या था, +-1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखना कैसे निकाला जाता है इसमें। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात की जाए, उसके बाद अपन बात करेंगे क्रोमियम की। तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन का अगर मैं यहां से क्या कैलकुलेट करूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा, बाह्यतम कौन सा होगा, कोष है, बाह्यतम कोष होता है। जैसे देखना मैं यहाँ पे थोड़ी सी किसकी बात कर रहा हूँ, पेरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कौन से पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के। कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकेंड पीरियड के। सेकेंड पीरियड में देखना ध्यान से, जब सेकेंड पीरियड की बात आती है तो यहाँ पे इसका जो बाह्यतम कोष बोला जाता है वो कौन क्या बोला जाएगा, NH2NP1। ये किसके लिए, बोरॉन के लिए। इसी तरीके से कार्बन के लिए क्या बोला जाएगा, NH2NP2। इसी तरीके से नाइट्रोजन के लिए क्या बोला जाएगा, NH2NP3। ऑक्सीजन के लिए क्या बोला जाएगा, टी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपन बढ़ा रहे हैं, NH2NP4। और फ्लोरीन का क्या होगा, NH2NP5। अब देखिएगा ध्यान से, ये N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ए पीरियड। जिस पीरियड का, जिस आवर्त का ये एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग नंबर सभी में N की जगह क्या रख दें, उसे पीरियड की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड, सेकेंड आवर्त की बात कर रहा है। तो N की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा सभी में। तो अपने को क्या चाहिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वैसे क्या होता है, NH2NP3। इसका बाह्यतम कोष होता है NH2NP3। इसका मतलब अगर N की जगह मैं क्या रखूंगा, सेकेंड पीरियड का है तो 2s2 ये इसका क्या हो गया, बाह्यतम कोष हो गया। तो 2s2 देखना ध्यान से। अबे नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इसका बाह्यतम कोष अपन ने ले लिया 2s2 S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसी S उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है। P उपकोष में कितने होते हैं, 3 p ऑर्बिटल होते हैं। देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन अपन काउंट करते हैं, इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा अपने को क्या कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन एटम के लिए टोटल स्पिन। अगर नाइट्रोजन के लिए टोटल स्पिन की बात करूं मैं तो देखिएगा कैसे कैलकुलेट होगी। टोटल स्पिन इज इक्वल टू क्या होती है, +-1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखना यहाँ से क्या आएगा, +-1/2 इंटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं इसमें, ये तो क्या है पेयर्ड, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसका मतलब 3, यहाँ पे टोटल स्पिन कितनी आएगी, +-3/2। तो ये क्या होगी, नाइट्रोजन एटम के लिए टोटल स्पिन कैलकुलेट हो गई अपनी। अपने को क्या पता करना होता है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसको अपन वैल्यू रखकर क्या करेंगे, टोटल स्पिन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये नाइट्रोजन की क्या होगी, टोटल स्पिन होगी। इस तरीके से किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की क्या निकाली, अपने टोटल स्पिन निकाली, इस तरीके से निकाली जाती है। अब अपन बात करेंगे क्रोमियम एटम की। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं क्रोमियम एटम। चलिएगा अब अपन चर्चा करते हैं किसकी, क्रोमियम में टोटल स्पिन कैसे कैलकुलेट होगी। देखिएगा क्रोमियम, देखिएगा क्रोमियम के लिए क्या बोला जाता है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो ऐसे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 24। अब देखिएगा अब बात आती है इसका बाह्यतम कोष अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखना उसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। डी ब्लॉक में अगर मैं बात करूँ 3D सीरीज की, किसकी बात करूँ, 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 21 से 30 तक। ये क्या होते हैं? 3D सीरीज के एलिमेंट्स हो गए, जिसमें स्कैंडियम से स्टार्ट हो गया, कहाँ से गए? जिंक तक। तो अपने को क्या चाहिए? क्रोमियम। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात की जाए तो इसमें ऐसे बोला जाता है, 3D सीरीज के हैं तो 3D1, स्कैंडियम के लिए क्या होगा? 3D1 4s2, यहाँ पे क्या होगा? 3D2 4s2, डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, 3D3 4s2। अब देखिएगा क्रोमियम और कॉपर में क्या होता है कि एक्सेप्शन होता है, उस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ा रहे हैं 1 2 3, अब क्या आना चाहिए? 3D4 4s2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आता, एक्सेप्शन होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या आता है? 3D5 4s1। 3D5 4s1 क्या होता है? इसका बाह्य तमकोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। अब देखिएगा मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3D5 4s2, 3D6 4s2, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ। कोबाल्ट इसमें कितना होगा? देखना 3D7 4s2, निकल में 3D8 4s2। अब देखना कॉपर में क्या आता है? एक्सेप्शन आएगा, इसका मतलब 3D9 4s2 आना चाहिए, लेकिन 3D9 नहीं आके क्या आता है? 3D10 4s1। ये ध्यान में रखना, ये क्या है? इंपॉर्टेंट। इसमें कॉपर और अपने को क्या ध्यान में रखना है? क्रोमियम, दोनों में एक्सेप्शन ध्यान रखना है। और इसका जिंक का कितना होता है? 3D10 4s2। इस तरीके से इसका भाई तमकोश हो गया। तो अपने को किसका पता करना था? क्रोमियम का। क्रोमियम का क्या होता है? 3D5 4s1। अब देखिएगा 3D5 4s1, इसको अगर उतारना चाहे तो जल्दी से उतार लीजिए, उसके बाद में चर्चा करूंगा किसकी? क्रोमियम में टोटल स्पिन की। चलिएगा देखिएगा, तो क्रोमियम का भाई तमकोश का विन्यास क्या हो गया? वैलेंस शेल का देखना 3D5 4s1। अब देखिए ध्यान से, डी में किसी डी उपकोश में कितने होते हैं? ऑर्बिटल 5। कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये 5 मैंने बना दिए, देखिएगा ध्यान से। एस में कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसमें तो टोटल अगर इलेक्ट्रॉन भरूं, डी में कितने हैं? 5, एस में कितना है? 1। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 दिखाई दे रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। तो देखिएगा वे टोटल स्पिन कैसे कैलकुलेट होगी क्रोमियम में? टोटल स्पिन इज इक्वल टू क्या होती है फॉर्मूला? ±1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो ये कितना आ जाएगा? ±3। तो क्रोमियम की टोटल स्पिन कितनी होती है? ±3। इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो नाइट्रोजन एटम की बात कर ली और क्रोमियम एटम में इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन कैसे कैलकुलेट की जाती है उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखकर अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एग्जाम में जनरली इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, कई बार कोई भी एटम दे देगा अपने को, उसमें क्या पूछ लेगा? टोटल स्पिन पूछ लेता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटम नंबर्स पर, सभी क्वांटम नंबर्स पर रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट समीकरण क्वांटम संख्या से अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट है, मेन पॉइंट ध्यान देना। क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए क्या बोला जाता है? ये जो क्वांटम नंबर्स है, चक्रण क्वांटम संख्या, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? किसी इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को। और क्या बोला जाता है इसके लिए? ये जो स्पिन क्वांटम नंबर्स है, ये किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण बहुगुणिता को भी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चक्रण बहुगुणिता क्या होती है इसकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप इसको लिख लें स्टार लगा के, यह क्वांटम संख्या यह क्वांटम संख्या क्या करती है? चक्रण बहुगुणिता, चक्रण बहुगुणिता, चक्रण बहुगुणिता को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। चक्रण बहुगुणिता को और क्या बोला जाता है? बहुलकता। यह इसको क्या बोला जाता है? बहुलकता।
इंग्लिश वर्ड पे जाना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा है ये, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा है। तो स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी को क्या करती है? रिप्रेजेंट करेगी, को दर्शाती है। तो मैंने कहा ये क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है? चक्रण बहुगुणिता या बहुलकता। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है स्पिन मल्टीप्लिसिटी को दर्शाएगी। इससे रिलेटेड स्पिन सबसे पहले बात करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती क्या है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू क्या बोला जाता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा ध्यान से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू होता है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन s प्लस 1। क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी? चक्रण बहुगुणिता का फॉर्मूला क्या होता है? 2 समेशन s प्लस 1। समेशन s का मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया किसका? टोटल स्पिन का मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी वैल्यू आएगी इसकी किस में काम में लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू ही काम में लेनी है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कौन सी काम में लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू। जो भी अपन डेल्टा ये समेशन s निकालेंगे उसकी पॉजिटिव वैल्यू काम में लेनी है। तो देखना ये क्या होगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला हो गया 2 समेशन s प्लस 1। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें कि स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 समेशन s प्लस 1। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा ध्यान से। देखिएगा अपने को क्या पूछ ले, किसी जी उपकोष के लिए क्या पूछ ले? जी उपकोष के लिए अधिकतम व न्यूनतम चक्रण बहुगुणिता बताओ कितनी आएगी? चक्रण बहुगुणिता या बहुलकता पूछ ले या स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछ ले, एक ही बात है। किसके लिए पूछा है? जी उपकोष के लिए। देखना जी उपकोष की अगर मैं बात करूं, किसकी? जी उपकोष की, तो देखना इसमें कितने कक्षक होंगे। सबसे पहले अगर ये पता कर ले अपन तो सही रहेगा, क्योंकि अपने को क्या चेक करना है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 समेशन s का मैग्नीट्यूड प्लस 1। समेशन s क्या होता है? 1/2 इंटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को किस में मिलेंगे? किसी ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? ऑर्बिटल कि जी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो देखना अपने क्या पढ़ा था? s उपकोष, p, d उपकोष, f, g उपकोष, h उपकोष। s में कितना होता है? 1। p में कितना? मैंने कहा इसमें 2 2 जोड़ते जाएं उतना क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। तो s उपकोष में 1 ऑर्बिटल, p उपकोष में 3, d में 5, f में 7, g में 9, h में 11। तो अपने को क्या चाहिए? जी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 9 ऑर्बिटल होते हैं। 9 ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा कितने ऑर्बिटल होते हैं जी में? 9। कितने ऑर्बिटल हो गए? 9 हो गए टोटल। तो जी उपकोष में टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 9। अब देखिएगा अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अधिकतम स्पिन मल्टीप्लिसिटी और न्यूनतम, मिनिमम और मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अधिकतम कब आएगी? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनें ज्यादा होंगी। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। अधिकतम चक्रण बहुगुणिता पूछी है, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ये अपनी क्या हो गई? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला
इसका मतलब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब समेशन s की वैल्यू ज्यादा होगी, कुल चक्रण की वैल्यू ज्यादा होगी। कुल चक्रण ज्यादा होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी या चक्रण बहुगुणिता भी ज्यादा होगी। इसका मतलब और किसकी बात कर रहा है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है तो चक्रण बहुगुणिता मैक्सिमम होगी, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो न्यूनतम चक्रण बहुगुणिता होगी। तो देखना जीव कोश की अगर ये बात कर रहा है तो अधिकतम 7 ये ऑर्बिटल्स हो गए। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने आ सकते हैं, अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ये अपन कंसीडर करें कि अगर एक ऑर्बिटल में अपन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो अधिकतम तो ये आ सकता है, अधिकतम अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पे 9 आ गई। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दूं, 10 कर दूं, 11 कर दूं, 12 कर दूं तो क्या होगा, पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाएगी। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना, अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, अधिकतम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब अधिकतम मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, यहाँ पे इसे जीव कोश में अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, कुल चक्रण समेशन s 1/2 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा 9/2। समेशन s की वैल्यू क्या आ गई 9/2। अब अपने को क्या पूछा है, अधिकतम। अगर लोन पेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिकतम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन अधिकतम है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी अधिकतम होगी। तो अधिकतम अनपेड इलेक्ट्रॉन, अधिकतम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या था, 2 समेशन s का मैग्नीट्यूड प्लस 1, 2 इंटू समेशन s कितना 9/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 10। तो यहाँ पे अधिकतम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 10 आएगी। क्यों आई, क्योंकि किसी जीव कोश में 9 ऑर्बिटल होते हैं। 9 ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो सभी में एक इलेक्ट्रॉन अगर रख दूं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे। कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं अधिकतम। तो अधिकतम ही क्या होगी, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, कितनी आएगी 10 आएगी। अधिकतम स्पिन मल्टीप्लिसिटी 10 आएगी। अब अपन बात करेंगे न्यूनतम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले आप इसको उतार लें कि अधिकतम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकाली गई है, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं मिनिमम। चलिए देखिएगा अब मैं बात कर रहा हूं मिनिमम। मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब जी में अधिकतम कितने होते हैं ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल होते हैं। देखिएगा अब देखिए इसमें अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन। मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, अगर मैं कोई किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं है, इसमें इस जीव कोश में किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 0। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रखूँ नहीं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, मिनिमम में 0 आएंगे। तो मिनिमम 0 आ गए, इसका मतलब समेशन s टोटल स्पिन निकालो तो कितनी आएगी 1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितने आ सकते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब अपने को क्या देखना है, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा हूं, मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 समेशन s प्लस 1, 2 इंटू समेशन s। समेशन s का क्या होगा, यहाँ पे 0 का मैग्नीट्यूड प्लस 1, तो ये 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो मिनिमम क्या आएगी यहाँ पे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो समेशन s की वैल्यू 0 आएगी। समेशन s अगर 0 है तो प्लस में 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 तो आएगा ही आएगा। तो 0 प्लस 1 1, मिनिमम क्या हो गई स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो किसी जीव कोश में अधिकतम और मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकाली जाती है उसकी मैंने चर्चा कर ली। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। जल्दी से आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा
अब हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे उसमें सभी तरीके की क्वांटम नंबर्स के क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। अभी तक क्या आ रहे थे, स्पिन क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन आ रहे थे। अभी जो क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने जितने भी, उसमें क्या होगी, क्वांटम नंबर, सभी क्वांटम नंबर्स की बात होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, सभी की बात होगी 1 by 1। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन की अपने पीछे वाले लेक्चर में बात की थी। साइन क्या होता है, वेव फंक्शन। साइन क्या होता है, वेव फंक्शन। साइन क्या होता है, वेव फंक्शन। किसको रिप्रेजेंट करता है साइन, किसी ऑर्बिटल को। साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को। ये जो साइन है, साइन अपने बात की थी किस पर डिपेंड करता है, एन एल एम। इसके अपने दो घटक बोले थे, दो कंपोनेंट बोले थे। तो साइन किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिएगा, अगर साइन एनएलएम पर निर्भर करता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं ऑर्बिटल को कैसे लिख सकता हूं, ऑर्बिटल को कैसे लिखा जा सकता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, साइन। साइन किस पर डिपेंड करता है, एनएलएम पर, एन एल एम। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, साइन एनएलएम। अब देखिएगा, ये तो सिंपल बात हो गई, वेव फंक्शन साइन की जो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से करता है मैंने बता दिया। दो कंपोनेंट होते हैं इसके जो किस पर डिपेंड करेंगे, एन एल और एम पर। तो साइन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन की। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने क्यों बताया ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन मैंने क्यों किया, देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं साइन पर। क्वेश्चन क्या है, साइन 4 2 0 किस कक्षक को प्रदर्शित करता है। साइन 4 2 0 किस कक्षक को प्रदर्शित करता है, अपने का ये क्वेश्चन हो गया। किस कक्षक को प्रदर्शित करेगा। अब देखना, यहाँ पे साइन एनएलएम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। मैंने कहा साइन क्या होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन क्या होता है, वेव फंक्शन। साइन क्या होता है, वेव फंक्शन। इसका मतलब साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को। अगर ये चीजें किसी को नहीं समझ में आ रही हो तो पीछे वाले लेक्चर में जाके देख ले, मैंने जो वेव फंक्शंस पढ़ाए थे उसमें अपने को मैंने बताया था कि साइन जो होता है वो वेव फंक्शन होता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके दो घटक होते हैं जो किस पे डिपेंड करेंगे, एन एल एम। तो किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, साइन एन एल एम। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एन को, सेकेंड वैल्यू एल को, थर्ड वैल्यू एम को। अब देखिएगा 4 2 0, 4 2 0 का मतलब क्या हो गया, 4 2 0। सबसे पहली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, एन को। एन इजिकल तो कितना होगा, 4। एल इजिकल तो कितना होगा, 2। एम इजिकल तो कितना होगा, 0। ये क्या होगी, एन एल एम की वैल्यू अपने को दे रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस कक्षक को, किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिएगा, ऑर्बिटल की अगर बात की जाए, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस को, किसी सेल को। एल किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को, उपकोष को। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को। अपने ऑर्बिटल की बात कर रहा है। अब देखिएगा, कोस का मतलब फोर्थ सेल की बात कर रहा है। सब सेल एल इजिकल टू जब 2 होता है तो सब सेल कौन सा होता है, डी सब सेल होता है। कौन सा सब सेल होता है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी आती है, 2 होती है। अब ऑर्बिटल की बात की जाए तो जब एल बराबर 2 होता है तो एम बराबर 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एम के पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी होती है, इससे पीछे वाला लेक्चर देख ले। एम की पॉसिबल वैल्यू किससे निकाली जाती है, एल से। एल का मतलब माइनस एल से 0 सही थे प्लस एल तक। अब देखिएगा ध्यान से, एम इजिकल टू 0 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एम इजिकल टू 0। ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जब एल की वैल्यू 2 हो और वहां पे एम का वैल्यू क्या आता हो, 0 आता हो। एल की वैल्यू क्या हो, 2, और एम की वैल्यू क्या आएगी, -2 -1 0 सही थे +2 तक 5 वैल्यू आएगी। अब ये कह रहा है कि एम बराबर जब 0 हो, एल बराबर जब 2 हो, तो एम की ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो मैंने बताया था कि ध्यान में रखना, जो ऑर्बिटल्स जिसकी वैल्यू 0 आती है वो कौन सा आता है इसमें, डी जेड स्क्वायर।
ऐसा ऑर्बिटल dz² आता है। जब l की वैल्यू 2 हो तो m की वैल्यू कितनी आती है, इसमें पॉसिबल वैल्यू dz² के लिए 0 आती है। तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 दे रखी है, तो अपने ऑर्बिटल पूछा है तो d होगा तो कौन सा होगा, ये किससे पता करेंगे, m की वैल्यू से। m की वैल्यू 0 है, इसका मतलब dz² क्या होता है, वो ऑर्बिटल है। d कौन सा है यहाँ पे, dz²। तो d भी अपने को कंफ्यूजन लग जाए कि d में से d कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, उसमें से कौन सा होगा। तो m की वैल्यू चेक कर लें, क्वेश्चन में जो दे रखी है m की वैल्यू 0 है, इसका मतलब dz² ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल हो गया वो जिसकी बात कर रहा है। साइन 420 साइन 420 किस कक्षक को, किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, तो अपना आंसर क्या होगा, 4dz² को रिप्रेजेंट करता है। आंसर इज करेक्ट। इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार वेव फंक्शंस को लेकर, कई बार अपने ऑर्बिटल पूछ लेता है, तो इसको अपने वो तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अपना आंसर किस तरीके से देना है। चलिएगा अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किसी सब सेल के लिए पूछ लेता है, किसी सेल में पूछ लेता है। अपने को क्वेश्चन क्या होता है, कई बार पूछ लेता है किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, प्लस हाफ वाले अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी सब सेल की बात कर रहा हूँ। अगर किसी सेल में पूछ ले किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उसमें कितने अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसकी प्लस हाफ वाले अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो सब सेल और सब सेल किसमें, सब सेल और किसी सेल में, सब सेल और सेल में अगर कोई अपने को क्या पूछ ले, ऑर्बिटल्स पूछ ले, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो कैसे उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है अपने को, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 इसको आप लिखते जाना, 1 बाय 1 इसको नोट करते जाना। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इन सब सेल, किसी उपकोष की बात कर रहा हूँ मैं, इन सब सेल किसी उपकोष में। देखिएगा सबसे पहले किसी उपकोष में कुल कक्षक पूछ ले, क्या पूछ ले, कुल कक्षक। किसी उपकोष में कुल कक्षक कितने होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 12+1। किसी उपकोष में कुल कक्षक कितने होंगे, कुल कक्षक, इसका मतलब कुल कक्षक का मतलब कौन सी क्वांटम नंबर कक्षक किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कक्षक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। कुल कक्षक यानी 12+1। कुल कक्षक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको, किसके ऊपर डिपेंडेंस होती है, इसकी एल पर। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, कुल कक्षक के कुल मान, इसकी जो वैल्यू आएगी, या तो मैं इसको क्या कह दूं, कुल मान या कुल कक्षक, टोटल ऑर्बिटल या टोटल वैल्यू एल पर डिपेंड होगी। एल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकलेगी। तो कुल कक्षक क्या हो गए, 12+1, एल पर डिपेंडेंस है इसकी। अब देखना, जितने कक्षक होंगे, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, विपरीत अपोजिट स्पिन वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो ऑर्बिटल कितना है, 1। इसका मतलब जब ऑर्बिटल 1 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 गुना होता है। जब ऑर्बिटल की बात की जाए तो 1 होता है यहाँ पे, और जब इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ऑर्बिटल से दुगना। इसका मतलब जब ऑर्बिटल की बात की जाए तो 12+1। अब अगर मैं क्या पूछ लूँ, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या कुल इलेक्ट्रॉन। तो किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, कुल कक्षक का क्या हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि जितने कक्षक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन उतने क्या होंगे, दुगने होंगे। तो मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 12+1 फॉर्मूला से दिया जाएगा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4l+1, 4l+2। तो कक्षक कितने हैं, जैसे इसको मैंने 1 मान लिया, कंसिडर कर लिया मैंने समझाने के लिए एक बार। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इसका 2 गुना। तो मैंने कहा जब ऑर्बिटल 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2 गुने होते हैं। तो ऑर्बिटल कितने, 12+1, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 गुने। 2 गुने का मतलब 4l+2। इस तरीके से कंसिडर करना है इसको। तो किसी
उपकोष में कुल कक्षक 12+1 होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4l+2। अब देखिए और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएंगे। जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद कर सकते हो। या जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आए हैं उसमें अगर मैं 2 का भाग दे दूं, अगर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आए हैं उसमें अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो अपने पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मैक्सिमम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ गए किसी भी ऑर्बिटल, जैसे ऑर्बिटल की मैंने बात कर ली, जैसे 2 ऑर्बिटल है किसी उपकोष में 2 ऑर्बिटल है, मान लो कंसीडर कर लिया, 2 होते नहीं है तो 2 मैंने कंसीडर कर लिए। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें 4। मैंने कहा इसमें अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे, इसका मतलब ये जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 4 में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। कौन कौन सी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। तो किसी ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल है जिसमें अधिकतम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। टोटल इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया मैंने हाफ कर दिया। यहाँ पे इसी तरीके से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अगर मैं हाफ कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैक्सिमम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4l+2/2 कितना आ जाएगा 2l+1। तो अपने को किसी उपकोष में अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो क्या बताना है फॉर्मूला 2l+1। और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन देखना, S = स्पिन, S = +½ वाले, S = +½ वाले क्या पूछ ले अपने को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ ले। S = +½ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ ले, S = +½ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब क्या हुआ 2l+1 फॉर्मूला से दिया जाता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो गई तो किसी सब सेल में, जैसे मैं ऑर्बिटल की बात करूं, किसी सब सेल में कितने हैं 3 ऑर्बिटल हो गई, 3 ऑर्बिटल हो गए। अपने को क्या चेक करना है 3 ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। फॉर्मूला क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पी सब सेल की बात कर रहा हूं, पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब देखिए मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 2l+1, एल की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं किसी पी उपकोष में। तो मैंने कहा किसी सब सेल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2l+1, इसका मतलब 3। तो किसी पी उपकोष में अधिकतम 3 क्या आ सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब अपने को क्या पूछ रहे हैं उसकी +½ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी स्पिन क्या है +½ या -½ भी हो सकती है, +½ तीनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या है +½ तो अधिकतम पूछा है इसने S = +½ वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है इसकी स्पिन प्लस भी हो सकती है, इसकी स्पिन प्लस हो सकती है, प्लस हो सकती है, या क्या हो सकती है माइनस हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी दोनों है 50-50, तो अपने को कंसीडर तो करना ही होगा। तो S = +½ वाले अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी उपकोष में। तो किसी उपकोष में अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में अधिकतम कितने आ सकते हैं 3। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ 3 का मतलब ये जो 3 क्या थे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं उतने ही क्या आते हैं S = +½ वाले। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ ले S = +½ इसमें पी में तो कितने आएंगे 3 ही आएंगे। इसका मतलब 2l+1 जो फॉर्मूला है वो ही अपने को यहाँ पे लगाना है। तो S = +½ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2l+1। क्यों आए मैंने बता दिया कारण। एग्जांपल देखिए पी उपकोष में अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 3। तो S = +½ वाले अधिकतम कितने आ सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन है 2l+1। 2l+1 का मतलब क्या हो गया, ये जो 2l+1 है अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3। इसका मतलब यहाँ पे जो S = +½ इसकी स्पिन होगी तीनों की अधिकतम। अगर इसको मैं पेयरिंग कर दूं, पेयरिंग करने से इस ऑर्बिटल में क्या हो गए +½ और -½ दोनों हो गए। अपने को क्या पूछा था इसने S = +½ वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन, सिर्फ +½ वाले पूछे थे तो कम होती जा रही है संख्या। अपना फॉर्मूला क्या लगाना है यहाँ पे, अगर किसी उपकोष में अपने को S = +½ वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो फॉर्मूला 2l+1 वही फॉर्मूला होगा जो अधिकतम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कई बार इस तरीके से निकाल लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसको आप उतार लें,
मैंने एग्जाम्पल से थोड़ा समझा दिया, बेसिक आइडिया दे दिया मैंने। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप कोई भी बेसिक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जल्दी से उतारिए उसको, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब सेल की बात करते हैं। ये तो किसकी बात होगी, सब सेल की। सब सेल में अपने को क्या पूछ ले, टोटल ऑर्बिटल पूछ ले, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ ले, या क्या पूछ ले, टोटल है, अधिकतम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा किसी कोर्स में अगर पूछ ले अपने को, किसी सेल में पूछ ले, इन्हें सेल, किसी सेल में अगर इन चीज़ों को पूछेगा तो देखिएगा सेल के लिए सबसे पहले क्या बोला जाता है, किसी कोष में क्या बोला जाता है, अधिकतम क्या होते हैं, उपकोष। किसी कोष में क्या होंगे, उपकोष। तो सेल में क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। तो अपने को क्या पूछेगा, सबसे पहले उपकोष पूछेगा, या तो क्या पूछेगा, कुल उपकोष बताओ, कुल उपकोष, या क्या होता है इसकी वैल्यू, इसको मैं क्या बोल दूं, कुल मान। कुल उपकोष या कुल मान किसका, उपकोष। ऐसी कौन सी क्वांटम नंबर है जो उपकोष को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी है, एल। एक बार देखना, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ। ऐसी कौन सी क्वांटम नंबर है जो उपकोष को रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी है, एल। एल किस को रिप्रेजेंट करती है, सबसे। एल किस पर डिपेंडेंस होती है, एल की एन पर। एल की डिपेंडेंस किस पर होती है, एन पर। अब देखिएगा इस एन से अपन कैलकुलेट करेंगे क्या, किसी कोष में उपकोष की संख्या। तो कुल मान इसका किससे बताया जाता है, अपने पढ़ा था दिवंशी क्वांटम नंबर का जो कुल मान होता है, कुल उपकोष होता है, वो किससे बताया जाता है, एन से। फॉर्मूला क्या था उसका, एन। तो यहाँ पे कुल उपकोष या कुल मान भी क्या होगा, एन होगा, क्योंकि किस पे डिपेंडेंस है इसकी, एल की डिपेंडेंस एन पर होती है। तो अपन ने बोला था एल के दो वैल्यू होते हैं, एक तो कुल मान, एक तो क्या होता है, कुल मान, एक होता है संभव मान। एल की दो वैल्यू बोली थी, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पीछे वाले लेक्चर को देख ले एक बार। तो कुल मान क्या होता है, एन होता है, और इसका संभव मान की अगर बात की जाए तो संभव मान क्या होता है, 0 से n-1। ये दो तरीके के फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे एल के लिए। एल का संभव मान किससे निकाला जाता है, 0 से n-1 से, और कुल मान किससे निकाला जाता है, n से। कुल मान का मतलब क्या हो गया, एल किसको रिप्रेजेंट करती है, उपकोष को, तो इसका मतलब कुल उपकोष ही हो गया। तो कुल उपकोष को क्या बोला है, कुल मान, जो किससे निकाला जाता है, n से। तो n, किसी कोष में कुल उपकोष कितने होते हैं, n होते हैं। अब देखिएगा अब अपने को क्या पूछ ले, कुल कक्षक पूछ ले, कुल कक्षक। तो देखिएगा कुल कक्षक कितने आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। जो अपने इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो किसी कोष में, किसकी बात करें, किसी कोष की, सेल में बात करें तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपने किससे, किस फॉर्मूले से काउंट करते हैं, 2n² फॉर्मूला होता है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन चेक करने का फॉर्मूला क्या है, 2n²। अब देखिएगा इस 2n² का अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इसमें डिवाइड कर दूं इसको, टोटल इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को किससे डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएंगे, उस कोष में उपस्थित है मैक्सिमम ऑर्बिटल। तो मैंने बोला था जो ऑर्बिटल होते हैं उसका दुगना क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4, 3 ऑर्बिटल है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6। तो मैंने कहा जब ये 3 ऑर्बिटल 3 है तो इलेक्ट्रॉन दुगने होंगे, ऑर्बिटल एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल, जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n², तो मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, इसका आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने आ गए, n²। अब मैं ऐसे बोलूं, देखना मैंने कहा जितने ऑर्बिटल होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दोगुने। जितने ऑर्बिटल होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिकतम इलेक्ट्रॉन दोगुने, तो इसका दोगुना कितना होता है, 2n²। तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किससे कैलकुलेट किए जाते हैं, 2n² फॉर्मूले से। अगर मैं इनको मैं हाफ कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएंगे, मैक्सिमम ऑर्बिटल। तो जितने ऑर्बिटल होते हैं उनका दुगना क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो किसी कोष में कुल कक्षक किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 को
क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, n²। तो किसी कोष में कुल कक्षक किस फॉर्मूले से अपने कैलकुलेट किए जाते हैं, n² फॉर्मूले से। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब देखिए और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे इसमें, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट होंगे, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा कुल ऑर्बिटल कितने आ गए अपने पास, n²। अपने पास क्या आ गए, कुल कक्षक कितने आ गए, n²। अब देखिएगा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे बेसिकली मीनिंग क्या होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कक्षक पर डिपेंड कर रहा है। जितने कक्षक मान लो किसी कोष में कितने हैं कक्षक, उपकोष में कक्षक की बात करूं तो देखिएगा अपने पास क्या आ गए, यहाँ पे कक्षक आ गए, कक्षक क्या आ गए, n²। इसका मतलब ये मान लिया मैंने कोई डी उपकोष है, किसी कोष में उपस्थित है कोई डी उपकोष जिसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 5। अपने को कोई पूछ ले अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो जितने ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल कितने हैं, 5। तो अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अधिकतम कितने आ सकते हैं, इसमें 5 ही आ सकते हैं। इसका मतलब ऑर्बिटल की संख्या के बराबर अधिकतम क्या आ सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, जितने ऑर्बिटल हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूं, पेयरिंग कर दूंगा, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो डी में अधिकतम कितने आ सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 5 आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाऊँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसका मतलब मैंने कहा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को कोई पूछ ले तो उनकी संख्या उतनी ही होती है जितनी ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने उसे सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने उसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो गई, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम में ऑर्बिटल के बराबर होगी। तो यहाँ पे n² ही क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको अपन इजीली समझ में नहीं आता है तो कोई एग्जांपल लेके देख लें कि अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। इसका मतलब अगर मैं डी का एग्जांपल लिया जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं तो अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए। इसका मतलब है ये जो ऑर्बिटल्स है इसकी संख्या कितनी है, 5, उतने ही मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने कक्षक उतने ही मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n² थे तो n² ही मैंने यहाँ कर दिया पे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे ठीक लगे वैसे याद कर लेना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, S = +½ वाले, S = +½ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, S = +½ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। देखना इसका मतलब क्या हुआ, +½ वाले मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया इस ऑर्बिटल में मैं एक इलेक्ट्रॉन भर दूं, इन सभी की स्पिन क्या हो सकती है, या तो +½ होगी या माइनस से, या +½ -½ +½ -½ +½ इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपने को एक पॉसिबिलिटी +½ की, एक पॉसिबिलिटी -½ की। इसका मतलब कंसीडर तो करना होगा +½ को, या तो +½ होगी या -½ होगी, ये तो कंफर्म है। अब अपने को नहीं पता कि फिक्स नहीं पता +½ होगी -½ होगी, अपन कंसीडर कर लेते हैं। जब मैक्सिमम पूछता है तो अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं कि मान लिया +½ है। अगर -½ की अगर यहाँ पे क्या पूछ लेता है, S = -½ वाले मैक्सिमम, तो भी अपन कंसीडर कर लेते इसको। तो एक इलेक्ट्रॉन +½ अगर कंसीडर कर लिया तो कितने अधिकतम +½ वाले हो गए इसमें, इस ऑर्बिटल में जितने ऑर्बिटल्स हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अधिकतम जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ही क्या होगी, +½ वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखना अगर मैं यहाँ पे पेयरिंग कर दूं, मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा लगा दिया, पेयरिंग कर रहा हूँ। इन इलेक्ट्रॉन्स की जब पेयरिंग होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के कारण क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के कारण इस ऑर्बिटल की एक तो +½ फिक्स हो गई और इस इलेक्ट्रॉन की -½ फिक्स हो गई। यहाँ पे फिक्स हो गई और यहाँ पे क्या थी, पॉसिबिलिटी थी। 2 इलेक्ट्रॉन आते ही क्या हो गई, फिक्स हो गई वैल्यू +½ एंड -½ इसका मतलब अधिकतम +½ वाले उतने ही होंगे जितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो पेयरिंग कर दो चाहे पेयरिंग ना करो, इसका मतलब जितने ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर क्या होगा, जब मैक्सिमम +½ वाले अपने को क्या पूछ ले, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही अपने को क्या बताने हैं, मैक्सिमम में +½ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या -½ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा S = +½ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होंगे,
प्लस हाफ स्पिन वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें पेयरिंग के बाद भी 5 थे और जब पेयरिंग नहीं थी तो प्लस हाफ वाले पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने थे, 5 ही थे। तो पेयरिंग करवाओ या ना करवाओ, अधिकतम प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आएंगे, 5 ही आएंगे। 5 का मतलब अधिकतम इस 5 ऑर्बिटल्स में अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स में 5 अधिकतम क्या आ सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे उतने ही क्या आएंगे, प्लस हाफ वाले मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका मतलब जो n स्क्वायर की वैल्यू है वही यहाँ पे क्या होगी, प्लस हाफ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से अपने या ये समझ में नहीं आ रहा हो डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप छोटा सा एग्जांपल लेके देख सकते हैं, इसको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो किसी सेल में क्या पूछ ले, सब सेल टोटल वैल्यू पूछ ले, उसकी टोटल क्या पूछ ले, ऑर्बिटल्स पूछ ले, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले, ऐसे इक्वल टू प्लस हाफ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो अपना फॉर्मूला n स्क्वायर और ये टोटल क्या हो गए, उपकोष हो गए, n से दिए जाते हैं। इस तरीके से इसको याद करना होता है। तो जल्दी से आप इसको उतार ले। उम्मीद कर रहा हूँ सेल और सब सेल में ऑर्बिटल्स और जो सब सेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अपन ने बात कर ली किसी सेल और सब सेल में कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं। जल्दी से उतार लो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में तो आ रहा होगा। इतना कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल से आप एक छोटे छोटे एग्जाम्पल बना के इनको समझ सकते हो इजीली, ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सभी क्वांटम नंबर्स को एक साथ काम में लेके कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम संख्या का कौन सा युग्म संभव है और कौन सा नहीं। अपने को क्या बताना है, which of a quantum number is possible और not। देखना किसी क्वांटम संख्या का अपने को क्या दे रखा है, कोई पेयर दे रखा है, अपने को बताना है वो क्वांटम संख्या का जो पेयर है, वो जो पेयर ऑफ ए क्वांटम नंबर है वो पॉसिबल है या नहीं। पेयर क्या दे रखा है, देखिएगा इसने पेयर दे रखा है n l m s, इनकी वैल्यू दे रखी है। देखिएगा क्या क्या दे रखा है इसने, एक तो दे रखी है 2 1 -1 प्लस हाफ। सेकेंड इसने क्या दे रखा है 2 2 0 माइनस हाफ। इसी तरीके से इसने क्या दे रखा है 1 2 0 1 2 0 एंड प्लस हाफ। इसी तरीके से इसने क्या दे रखा है और पेयर 3 2 -3 प्लस हाफ। और क्या दे रखा है पेयर 1 0 0 प्लस हाफ या माइनस हाफ मान लो इसको। और क्या क्या पेयर दे रखा है, देखिएगा 1 0 -1 प्लस हाफ। देखिए अपने को क्या इसमें क्या देखना है, क्वांटम संख्या का ऐसा कौन सा पेयर है, क्वांटम नंबर का ऐसा कौन सा पेयर है जो पॉसिबल होगा और पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नंबरिंग दे देते हैं। सबसे पहला पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर।
टोटल 6 पेयर दे रखे हैं, अपने को ये बताना है कि कौन सा पेयर पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल है नहीं है। तो देखिएगा कैसे इन सभी क्वांटम नंबर्स को अपन काम में लेके क्या चेक करेंगे, पेयर की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, चारों क्वांटम नंबर्स का पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिएगा n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, n और l की मैं बात कर रहा हूँ। n और l के लिए अपने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, मैंने कहा था सभी क्वांटम नंबर से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आती है, n की आती है। n ग्रेटर देन l होगा हमेशा ही, ऑलवेज। तो इस तरीके से क्वेश्चन छोटी छोटी ट्रिक बना लिया करो। तो n ग्रेटर देन क्या होगा, l होगा। ये चीज अगर फिक्स हो रही है अपनी, तो अपना क्या होगा, वो पेयर पॉसिबल होगा। उसके बाद क्या चेक करेंगे, m की वैल्यू चेक करेंगे और s की वैल्यू चेक करेंगे। देखिएगा ध्यान से। तो मैंने कहा था एन, ये जो l है, l किस पर डिपेंडेंसी, n पर, m की डिपेंडेंस l पर, और इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं थी, इन तीनों की डिपेंडेंस थी आपस में। l किस पर डिपेंड करता है, n पर, m किस पर डिपेंड करता है, l पर। फर्स्ट पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा n ग्रेटर देन क्या होता है, l। ये बात अपनी यहाँ पे सही लग रही है। जब l बराबर 1 हो तो m के पॉसिबल वैल्यू कौन कौन से होते हैं, m के पॉसिबल वैल्यू, m के संभव मान, m के संभव मान का फॉर्मूला क्या होता है, -l से 0 सहित +l तक, -l से 0 सहित +l तक। इसका मतलब l की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, फर्स्ट पेयर की बात कर रहा हूँ, -1 से 0 सहित +1 तक। इसका मतलब -1, 0 और +1, 3 पॉसिबल वैल्यू आ गई। अगर कोई भी वैल्यू इसमें अपने को दे रखी है m की, तो अपना क्या होगा, पेयर पॉसिबल होगा। तो जब l बराबर 1 हो तो m की वैल्यू -1, जब l बराबर क्या हो, 1 हो, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब ये वैल्यू सही दे रखी है इसने, ये भी चेक करनी पड़ेगी, तभी अपना पेयर इसका मतलब सभी क्वांटम नंबर चेक करनी है। s का मतलब इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो +½ हो सकती है या -½ हो सकती है, ये तो फिक्स है। +½ या -½ कहीं भी दे दो, s तो चलेगी, s नहीं देखो तो भी चला जाएगा। यहाँ पे +½ -½ तो कंफर्म मिलेगी। तो n ग्रेटर देन l अपना रूल फॉलो हो रहा है। जब l की वैल्यू 1 होती है तो m कितना है, -1 है, पॉसिबल वैल्यू है। इसका मतलब ये पेयर अपना क्या है, पॉसिबल है। सेकंड की अपन बात करते हैं, सेकंड वैसे ही कैंसिल हो गया, देखना कैसे, n और l की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, इक्वल दे रखी है। तो मैंने बोला था कभी भी n नॉट इक्वल l होगा और l की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकती। ये दोनों ही बातें क्या होगी, गलत होंगी। हमेशा ही क्या होगा, n ज़्यादा होगा l से। इसका मतलब सेकंड पेयर पॉसिबल नहीं है। अपने n और l से ही देख लिया कि n और l की वैल्यू अगर सेम है तो ये अपने को फॉलो नहीं करना। इसमें देखना 1 और 2, n की वैल्यू क्या दे रखी है, l से कम दे रखी है, l की वैल्यू ज़्यादा दे रखी है, इसका मतलब ये भी पेयर पॉसिबल नहीं है। अब देखना n की वैल्यू l से ज़्यादा दे रखी है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, जब l बराबर 2 हो तो m बराबर -3 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, l की जगह 2 रखूंगा, तो -2 से 0 सहित +2 तक। इसका मतलब वैल्यू कौन कौन सी आएगी, -2, -1, 0, +1, +2। यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, -3। जब l बराबर 2 होता है तो m का संभव मान -3 यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब ये अपना पेयर पॉसिबल है नहीं है। इस तरीके से चेक करना होता है। कई बार n और l तक ही सीमित मत हो जाना, m पे फिर चला जाना, l से n की वैल्यू भी चेक कर लेना। कभी सोचो n की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, l की वैल्यू यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब पेयर पॉसिबल है। तो आगे m पर भी ध्यान देना थोड़ा। अब देखते हैं इसमें n की वैल्यू l से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे, अगर l 0 हो तो m की वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, 0 आएगी। ये पेयर क्या है, पॉसिबल। देखना यहाँ से, अब जब n ग्रेटर देन क्या है, l, ठीक है। जब l की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू क्या दे रखी है, -1। ये बात थोड़ी सी नहीं लग रही, देखना। जब l की वैल्यू कितनी है, 0, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, -0 से 0 सहित +0 तक, इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ गई है, 0 ही आ गई। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो जब l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू हमेशा ही 0 आती है। यहाँ पे कितनी आ रही है, -1। इसका मतलब ये पेयर पॉसिबल नहीं है।
तो अपने क्या पढ़ा, कुछ क्वांटम नंबर्स दे रखी थी अपने को, कौन सी पॉसिबल होगी कौन सी पॉसिबल नहीं होगी, किसके अकॉर्डिंग देखा, एन एल एम और एस, चारों क्वांटम संख्या के अकॉर्डिंग अपने पेयर पहचाना कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है 4 ऑप्शन देके, मैंने यहाँ पे कितने दे दिए 6, कई बार क्या देता है क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा जो पेयर है क्वांटम नंबर्स का, जो पेयर कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, या सही या गलत पूछ लेगा अपने को, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आते, जनरल अपना बेसिक जो कंसेप्ट होता है क्वांटम नंबर्स पर वो याद रखना होता है, बाकी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे इजी आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा। चलिए अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा अपने को, क्लोरीन परमाणु के अपने को क्या दे देगा, क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ, चारों क्वांटम संख्याएं बताओ। इसने क्या पूछा है, क्लोरीन एटम के, क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू कितनी कितनी आएगी वो बताओ। चारों क्वांटम संख्याओं का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एन एल एम और एस की वैल्यू, इन चारों की वैल्यू अपने को क्या करनी है, क्लोरीन के लिए कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा अपना, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, सबसे पहले क्लोरीन का बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे चेक किया जाता है, थोड़ा मैं पेरियोडिक टेबल पर जाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। पेरियोडिक टेबल, क्लोरीन पेरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक, जिसमें देखना ध्यान से बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे कौन आता है, क्लोरीन। ये कौन से पीरियडिक एलिमेंट है, सेकंड पीरियड। यहाँ से जो एटम चलेंगे कौन कौन से, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो एलिमेंट है कौन से किसके होंगे, थर्ड पीरियड के। तो यहाँ पे क्लोरीन की बात करनी है, तो मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2Np1 से NH2Np5। यहाँ पे N क्या है, जिस आवर्त का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, NH2Np5। अब यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड आवर्त का एलिमेंट है, इसका मतलब तीसरे आवर्त का है, तो यहाँ पे N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3s2 3p5। तो क्लोरीन का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3s2 3p5। ऐसे इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। डायरेक्ट अपने को अगर क्या करना हो, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चेक करने हो तो इस तरीके से चेक करने होते हैं। तो डायरेक्ट ये ट्रिक होती है कि जिस आवर्त का जो एलिमेंट होता है उसके अंदर क्या कर देंगे, डायरेक्ट NH2Np1 NH2Np2 NH2Np3 p में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, और जिस आवर्त का है उसमें N की वैल्यू रख देंगे। तो क्लोरीन चाहिए, इसमें थर्ड आवर्त का एलिमेंट है, तो थर्ड आवर्त का है, इसका मतलब N की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं, इसमें चारों क्वांटम संख्या की बात करनी है, किसकी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की। जिस ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कितना होगा। तो अपना क्या आया, 3s2 3p5, 3s2 3p5। अब देखिएगा s की अगर बात की जाए, s में कितने इलेक्ट्रॉन, s में सबसे पहले बात आती है s कोश में कितने कक्षक होते हैं, 1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2। स्पिन क्या होगी, सेम। किसी p कोश में अधिकतम ऑर्बिटल कितने आएंगे, 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 3 4 5। ठीक है, ये बात होगी। अब देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा सबसेल है, 3s, ये कौन सा सबसेल है, 3p। तो 3p में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3p में अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है।
3p सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को दिख रहा है। तो क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या मतलब क्या हो गया, उस क्लोरीन के 3p सब सेल के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, Ln चारों क्वांटम संख्या कैलकुलेट करनी है। तो 3p के लिए देखना, 3p के लिए वैल्यू कैसे कैसे कैलकुलेट होगी देखना। 3 का मतलब n इजिकल टू वैल्यू क्या आएगी 3, सेल कौन सा है, थर्ड सेल। L का मतलब किसको रिप्रेजेंट करती है, सब सेल। सब सेल कौन सा है, P सब सेल। P सब सेल का मतलब जब P सब सेल होता है तो L की वैल्यू कितनी आती है, 1। अब देखना, जब L बराबर 1 हो तो M के संभव मान, जब L बराबर 1 हो तो M के संभव मान क्या क्या बोले जाते हैं, M के संभव मान बोले जाते हैं -L से 0 सहित +L तक। अपना फॉर्मूला लगा दिया। M के संभव मान जब L बराबर क्या हो, 1 हो तो M के संभव मान L के अकॉर्डिंग कैसे निकाले जाते हैं, -L से 0 सहित +L। L कितना है, 1, तो -L से 0 सहित +1 तक। L की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो -1, 0 और +1, 3 पॉसिबल वैल्यू आ गई M की। तो अपने वही कैलकुलेट करना था, -1 या 0 हो सकता है या +1 हो सकता है। तीनों पॉसिबल वैल्यू है जब L बराबर 1 हो। तो ये क्या निकाल लिया, N L M निकाल लिया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, S का मतलब इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है यहाँ पे, +हाफ। मैंने कहा किसी ऑर्बिटल में, कोई भी ऑर्बिटल जिसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन क्या हो सकती है, +हाफ हो सकती है, -हाफ हो सकती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एक की स्पिन +हाफ होगी, दूसरे की -हाफ होगी। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन क्या मानते हैं अपन जनरली, +हाफ मानते हैं। तो अपने को S का मतलब उस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या बताएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो उस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था को बताती है, कौन है, S, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे इसकी स्पिन क्या होगी, +हाफ कंसीडर होगी। इस तरीके से अपने क्या निकाल लिया, क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू निकाल ली। N कितना, 3, L 1, M की पॉसिबल वैल्यू, S की +हाफ। इस तरीके से क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन के एग्जाम में पूछ लेता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से करेक्ट पूछ लेगा कौन सा करेक्ट है। इस तरीके से इसमें निकालना होता है आंसर। देखिएगा बच्चों क्या पूछ रहा है, रुबिडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कितनी होगी। रुबिडियम सबसे पहले अपने को जो एटम दिया गया है ये पता होना चाहिए किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखिएगा रुबिडियम एलिमेंट किस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अगर ये आपको नहीं पता तो अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेंगे इसको, इसकी अपन चर्चा कर लेंगे। तो एस ब्लॉक की बात कर रहा है, इसका मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप क्या देख लें, पीरियोडिक टेबल एक बार देख लें। जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वहाँ मैं बात कर लूँगा इसकी। तो देखिएगा रुबिडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या है। सबसे पहले बात आती है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा सेल है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी किसकी बात कर रहा हूँ, एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रोंसियम। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें और क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब देखना, अब इनकी मैं बात कर रहा हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब देखना हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। किसकी बात कर रहा है, रुबिडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बोला जाता है, देखना। हाइड्रोजन के लिए बोला जाता है, हाइड्रोजन के अपने जनरली पता है 1s1 होता है। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, 1s1। ये जो क्या होता है, ये पूरा एस ब्लॉक होता है। ये मैंने एस ब्लॉक बना दिया पूरा। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका मैंने बात कर ली। इसका जो फर्स्ट ग्रुप, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे दिया जाता है, NS1। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे दिया जाता है, NS2। N यहाँ पे क्या होता है, N होता है पीरियड। कोई एलिमेंट, कोई तत्व जिस पीरियड का है उसके आगे अपन क्या रख देंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे। N यहाँ पे क्या है, पीरियड। जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, इस ग्रुप के लिए क्या होता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन NS1 बाह्यतम कोश का NS1।
इसके लिए बाह्यतम कोष का जितने भी एलिमेंट है उसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन NH2। तो जैसे मैं बात करूँ रुबीडियम की, चलो पहले लिथियम की बात कर लेते हैं। NS हाइड्रोजन कौन से किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, फर्स्ट आवर्त का, इसका मतलब N की वैल्यू क्या होगी 1। लिथियम के किस आवर्त का है, सेकेंड आवर्त का, ये किस आवर्त का है, सेकेंड आवर्त, ये किसका है, थर्ड आवर्त, ये किसका होगा 1 2 3 4 5, फिफ्थ का किसका होगा, फिफ्थ पीरियड का होगा। अब देखना NS1 क्या होता है, जनरली सभी के लिए बाह्यतम कोष लगेगा। N की वैल्यू जैसे रुबीडियम के लिए चेक करते हैं, लिथियम के लिए कितनी आ गई 2s1, इसी तरीके से इसके लिए कितनी आएगी, अगर फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है तो क्या होगा 5s1। तो बाह्यतम कोष मैंने कहा NS1 होता है, N क्या होता है, जिस पीरियड का एलिमेंट होता है उसके आगे क्या लगा देते हैं, वो नंबर लगा देते हैं, तो 5s1। तो रुबीडियम के लिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में होता है, 5s1 में। तो रुबीडियम का बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी को बोला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 5s1 में। मैंने कैसे आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया। अंतिम अगर इसका एटॉमिक नंबर अपने को नहीं पता तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाह्यतम कोष कौन सा होगा, 5s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसके लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना है, चारों क्वांटम नंबर N L M और S की वैल्यू देखना कैसे कैलकुलेट होगी। N की वैल्यू, N सेल कौन सा है, फिफ्थ सेल, N कितना हो गया 5। L की वैल्यू S है, इसका मतलब S सब सेल के लिए L की वैल्यू कितनी आती है 0। जब L बराबर 0 होता है तो M के संभव मान भी क्या आएंगे, 0 आएंगे। और S का मतलब S में कितने, एक S उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। इसकी स्पिन कैसी होगी, जनरली अपन प्लस हाफ कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इससे रुबीडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या की बात इस तरीके से कर लेता है। कैसे निकालनी होती है मैंने बता दिया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन चेक कर लें किस उपकोष में है, किस सब सेल में है। N के लिए 5 वैल्यू, L के लिए 0, M 0, S है +8। तो इस तरीके से कई बार ऑप्शन देके अपने क्वेश्चन पूछ लेता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे उसकी मैंने थोड़ी सी बातें कर ली, जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n इजिकल टू कितना दे रखा उसने 3 हो, यदि n बराबर 3 हो, n इजिकल टू कितना हो, जैसे 1 मान लेता हूँ, m इजिकल टू 0 हो, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0 हो, तो मैक्सिमम अपने को क्या पूछ लेगा, मैक्सिमम कितने कक्षक, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल, कितने कक्षक, मैक्सिमम कितने कक्षक और इलेक्ट्रॉन संभव है। उसने क्या पूछ लिया, पॉसिबिलिटी पूछ ली कि जब n बराबर 3 हो, l बराबर 1 हो, m बराबर 0 हो तो अधिकतम कितने कक्षक होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने संभव हैं। देखना कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये। जब बात की जाए किसकी, n की सबसे पहले बात की जाए, इसका मतलब यहाँ पे n कौन सा है, थर्ड सेल कौन सा है, थर्ड। L के जब L बराबर 1 हो, इसका मतलब सब सेल कौन सा है, P सब सेल। किसकी बात कर रहा है, P सब सेल की, तो 3P हो गया। अब P कौन सा होगा ये अपने को किससे पता लगेगा, इस M की वैल्यू से। P में कितने, किसी P उपकोष में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, 3 होते हैं, Px Py Pz। जब L बराबर 1 हो तो M के पॉसिबल वैल्यू कितने होते हैं, -1 0 +1। P ऑर्बिटल कितने, 3 P ऑर्बिटल में कौन कौन से, Px Pz Py।
तो pz मैंने बताया था, pz की वैल्यू, pz ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू आती है m की वो कितनी आती है, 0 आती है। इस बात को मैंने कहा था, ध्यान में रखना। तो जब m बराबर 0 हो तो p यहाँ पे कौन सा होगा, pz। pz के लिए m की वैल्यू कितनी आती है, 0, जब l बराबर 1 हो। तो 3pz हो गया, 3pz अपना क्या हो गया, यहाँ पे सब सेल हो गया। इसमें क्या देखने हैं, अधिकतम कितने कक्षक होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन संभव है। देखना ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या होगा, कितने संभव होंगे। अब देखना कितने कक्षक होंगे, कक्षक कितने होंगे। जब p की बात की जाए, p की बात की जाए, p किसी सब सेल में, p सब सेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3। p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। इसने कहा जब m बराबर 0 हो, जैसे मैंने यहाँ पे m की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, किसके लिए, pz के लिए। जैसे p के लिए बात कर रहा हूँ, तीनों की मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ। m बराबर 0 हो, m बराबर 0 के लिए ये ऑर्बिटल हो गया कौन सा, pz। सिर्फ किसकी बात कर रहा है, m बराबर 0। l बराबर 1 का मतलब p हो गया, n इजिकल टू 3 का मतलब यहाँ पे थर्ड है। और ठीक है, pz की बात कर रहा है जब m बराबर 0, इसकी बात नहीं कर रहा, किसकी, px और py की बात ये नहीं कर रहा। अपने को क्या दे रखी है, m की वैल्यू 0 दे रखी है। तो क्या पूछा है इसने, मैक्सिमम कितने कक्षक और इलेक्ट्रॉन संभव है। जब m बराबर 0 हो तो pz कितना ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है। तो p उपकोष में एक ही ऑर्बिटल है जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब कितने, अधिकतम कितने कक्षक हो गए अपने, एक कक्षक। अपना आंसर क्या हो गया, एक कक्षक। अधिकतम एक कक्षक है p उपकोष में जिसके लिए m की वैल्यू क्या है, 0 है। तो m की वैल्यू 0 हो गई, उसके लिए अधिकतम कितना कक्षक है अपना, ये एक कक्षक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। इस एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है इस एक कक्षक में आने की। कक्षक कितना है, एक, जिसके लिए m की वैल्यू क्या है, 0, और वो भी कौन सा है, pz। तो pz ऐसा है जिसके लिए m की वैल्यू 0 है, एक कक्षक हो गया। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पे 2। तो अपना आंसर क्या हो गया, कितने कक्षक, अधिकतम 1, इलेक्ट्रॉन कितने, अधिकतम 2। तो अपना आंसर क्या हो गया, एक ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो कई बार अपने वो अगर ध्यान में क्या चेक करना होता है, m की वैल्यू चेक करना ना, किसके लिए पूछ रहा है। अगर m की वैल्यू यहाँ पे नहीं देता तो अपन क्या, अपना आंसर क्या होता कि किसी p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, क्या बताते हैं, 3, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। लेकिन इसने क्या दे दी, अपने को फिक्स कंडीशन में अप्लाई कर दिया। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करके क्या दे दिया, m इजिकल टू 0 पर दे दिया। m इजिकल टू 0 पर तो क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है p उपकोष में, m इजिकल टू कौन सा, pz। तो pz में एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन पूछा था। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी होती है। टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको जल्दी से उतार लें। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घबराने की बच्चों जरूरत नहीं होती। बेसिक कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए, चारों क्वांटम नंबर्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। अब जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ देखना, बेसिकली क्वेश्चन है, फिर भी देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे बनेगा देखना, अभी मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, किसी डी कक्षक में देखना इंपॉर्टेंट कैसे है, किसी डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी डी कक्षक में, ध्यान से देखिए, किसी डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी डी उपकोष में, किसी डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए, एक तो डी सब सेल की बात कर रहा है, एक डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो डी ऑर्बिटल की बात की जाए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस डी सब सेल की। किसी डी सब सेल में अगर मैं बात करूँ, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी डी सब सेल में कितने होते हैं, 5
d ऑर्बिटल होते हैं। देखना इसको सोल्व करने का तरीका कैसे होता है, इसको रीड आउट करने का तरीका कैसे होता है वो बता रहा हूँ। किसी d सब सेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 d ऑर्बिटल कौन कौन से, देखना 5 कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। ये क्या हो गए, किसी d सब सेल में 5 d ऑर्बिटल्स हो गए। इसने क्या पूछा है, किसी d सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो किसी d सब सेल में क्या होता है, 5 d ऑर्बिटल। 5 d ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, चलो काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछा है इसने, अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरा कंप्लीटली ऑर्बिटल क्या हो गए, फुल फिल्ड हो गए। इसका मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल में 10 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। किसमें, किसी d सब सेल में। अगर अपने वो क्या दे दे कोई, अगर d सब सेल में पूछ ले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, आंसर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखना किसी d कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। d कक्षक का मतलब ये भी एक d कक्षक है, ये भी एक d कक्षक है, ये भी d कक्षक है, ये भी कक्षक, ये भी d कक्षक। d कौन सा भी हो सकता है, dxy yz dzx dz2 x2 dx2 y2 dz2, कौन सा भी d कक्षक हो सकता है। इसने कहा किसी d कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी d कक्षक की बात कर लो, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसने कहा किसी d कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकती है, 2। अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, 2। तो ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ लेना कि अपने क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि d ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और किसी d सब सेल की बात कर रहा है, इसका मतलब है उस d सब सेल में अधिकतम कितने होते हैं, d ऑर्बिटल 5, उसमें टोटल कितने, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। तो d ऑर्बिटल की बात कर रहा है या d सब सेल की बात कर रहा है, ध्यान से आंसर उसके अकॉर्डिंग देना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है। कई बार अपने इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट d की तरफ ध्यान देते हैं और क्या करके आ जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कई बार 2 इलेक्ट्रॉन भी बोल दिया जाता है। तो ऑर्बिटल में क्या होते हैं, d ऑर्बिटल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 भी होते हैं, और d सब सेल में 10। तो इसको क्वेश्चन को उतार लें आप, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो ये बात हो गई कुछ क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस अपन और पढ़ेंगे नेक्स्ट। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या पर क्या पढ़ रहे थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन की बात की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इजीली समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इनसे रिलेटेड उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों अभी तक जितने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं मैंने, उसमें किसी भी तरीके की छोटी कोई भी दिक्कत आ रही है, माइनर अगर मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इसी के साथ अपन मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों। देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n + l = 5 हो तो संभव उपकोष, कक्षक और अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट करनी है। अपने को क्या पूछा है, पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल ऑर्बिटल और अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है। तो देखना किसकी बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी की। कब है, जब n + l = 5 हो। तो देखना अपन सोल्व करें इसको। n + l = क्या दे रखा है, 5। मैंने बोला था n और l में एक अपने को क्या ध्यान में रखना है, जब पॉसिबिलिटी चेक की जाती है तो n > होगा l से हमेशा ही। कहीं इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, अपवाद नहीं मिलेगा, हमेशा ही क्या होगा, n > l होगा। अब अगर मैं देखना यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब n और n की वैल्यू, जब n की वैल्यू ज़्यादा रखूँ, n की वैल्यू कम रखूँ, कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है देखना, 5 + 0
एक तो पॉसिबिलिटी क्या है 5 + 0 कितना होगा 5 होगा। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 3 + 2 इसका मतलब n की वैल्यू l से ज़्यादा है, ये भी अपनी बात पॉसिबिलिटी सही है। और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लूँ और l की वैल्यू 1 ले लूँ तो ये पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल 5 होगा। n की वैल्यू l से सभी में क्या है ज़्यादा। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, n और l की वैल्यू के अकॉर्डिंग n > l, कोई पॉसिबिलिटी और नहीं बन रही जिसमें n की वैल्यू l से ज़्यादा होगी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। इतनी बन रही है जिसमें क्या आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब देखना n का मतलब 5 फिफ्थ सेल की बात कर रहा है, 0 का मतलब l की वैल्यू 0 होती है तो सब सेल क्या बोला जाता है s, तो ये कौन सा सब सेल हो गया 5s। n का मतलब थर्ड सेल की बात कर रहा है, l की वैल्यू जब 2 हो इसका मतलब यहाँ पे सब सेल कौन सा बोला जाएगा d, इसका मतलब 3d की बात कर रहा है। 4 और 1 फोर्थ सेल की बात कर रहा है, जब l की वैल्यू 1 हो तो किसकी बात कर रहा है, सब सेल कौन सा है 4p। तो अपने को क्या पूछा था n + l = 5 हो तो पॉसिबल सब सेल कौन से होंगे, कितने होंगे। तो सब सेल कितने हैं 1 सब सेल, 2 सब सेल, 3 सब सेल। कितने हो गए सब सेल, 3 तरीके के सब सेल हो गए 5s, 3d और 4p। तो यहाँ पे अपने इसके अकॉर्डिंग क्या बता सकते हैं, संभव उपकोष पॉसिबल सब सेल कितने हो गए, आंसर होगा 3। अब अपने को क्या पूछ रहे हैं पॉसिबल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल देखना s में किसी s उपकोष में कितना ऑर्बिटल होता है 1, किसी d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। ये कितना हो गया, s में 1, d में कितना होते हैं 5, d उपकोष में 5 d ऑर्बिटल और p उपकोष में कितने होते हैं 3 p ऑर्बिटल। तो टोटल अपने को क्या पूछा इसने, संभव कक्षक कितने होंगे देखना, कक्षक काउंट कर लो 3 5 3 8 1 9, तो कक्षक टोटल कितने होंगे 9। अब क्या पूछेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा जितने कक्षक होते हैं उनका 2 गुना क्या बोला जाएगा, उसमें उपस्थित है इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे अधिकतम की जब बात करें तो कक्षक से 2 गुना क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कक्षक का 2 गुना, इसका मतलब 9 × 2 कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे जब कक्षक कितने हो 9 हो, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 18। तो ये अपना आंसर हो गया। तो जब n + l = 5 हो तो संभव उपकोष कक्षक अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, संभव उपकोष 3, कक्षक 9, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। कई बार इस तरीके का टाइप ऑफ क्वेश्चंस का अरेंजमेंट दे देता है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन को पहचानना भी अपने को आना चाहिए, उसको सोल्व करना आना चाहिए। जल्दी से आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इसी तरीके का क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यदि n प्लस n का मान क्या हो 4 से कम तथा n + l का मान 5 से ज़्यादा संभव नहीं हो, 5 से ज़्यादा संभव नहीं हो, ज़्यादा संभव ना हो, तो अपने को क्या बताना है इसमें, तो बताओ कितने उपकोष होंगे, उपकोष बताओ कितने होंगे। और क्या क्या पूछ रहा है ये, कक्षक बताओ, और उस कक्षक में उपस्थित अधिकतम है इलेक्ट्रॉन बताओ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। तो देखना क्वेश्चन क्या है, यदि n + l का मान 4 से कम, क्या दे रखा है 4 से कम
और 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, 4 से कम नहीं होना चाहिए और 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए। देखना ये क्या कहना चाह रहा है, यदि n प्लस एल का मान, इसको सोल्व कर रहे हैं, देखना n प्लस एल का मान क्या नहीं होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से कम। ये क्या हो गया, n प्लस एन का मान 4 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हो सकता है, 4 तो हो सकता है। पॉसिबिलिटी इसने बोली है 4 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अपन क्या सोचेंगे, पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 4 तो हो सकती है। अब देखना n प्लस एल का मान 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, n प्लस एल का मान 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 तो हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 5 की पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे भाई, उपकोष, कक्षक और अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स। देखना कैसे निकालेंगे, n प्लस एल की वैल्यू 4 से कम, n प्लस एल का मान 4 से कम और n प्लस एल का मान 5 से ज़्यादा संभव ना हो। n प्लस एल का मान 4 हो तो इसका मतलब देखना कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखना एक तो n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ, l की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब टोटल क्या होगा, 4। और अपनी कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है, n ग्रेटर देन l, इसी के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी चेक करनी है। 3 + 1 पॉसिबिलिटी अपनी हो गई। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यदि n की वैल्यू 4 ले लूँ, इसकी वैल्यू 0 ले लूँ, तो n ग्रेटर देन l हो गया। पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, इसको जोड़ने से 4 ही आना चाहिए, ये भी अपनी पॉसिबिलिटी सही है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 2 + 2 n और l बराबर हो जाएंगे, इस पॉसिबिलिटी को अपने काम में नहीं लेना। तो जब n ग्रेटर देन l होगा तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, जब इनको दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखना n कौन सा है यहाँ पे, 3। थर्ड सेल की बात कर रहा है, सब सेल कौन सा है, 1। जब l बराबर 1 हो तो क्या बोला जाता है, सब सेल p। l बराबर 1 हो सब सेल क्या बोला जाएगा, p। इसी तरीके से इसमें बात करूँ, फोर्थ सेल की बात करें, 0, l बराबर 0 तो सेल कौन, सब सेल कौन सा बोला जाएगा, s। तो इसमें कौन कौन से बन गए, इस पॉसिबिलिटी में 2 तरीके के सब सेल बन गए, 3p और 4s। इसी तरीके से यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू मैं कितनी ले लूँ, 3, l की वैल्यू 2, इसका मतलब n ग्रेटर देन l, पॉसिबिलिटी अपनी ये सही है, 5 बन रहे हैं दोनों को जोड़ने पर। और इसमें n की वैल्यू l से क्या है, ज़्यादा, ये अपनी पॉसिबिलिटी सही है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो भी क्या होगा, n की वैल्यू l से ज़्यादा है, जोड़ने पर 5 आ रहा है, पॉसिबिलिटी अपनी ये भी सही है। और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्या इसकी, 2 + 3, नहीं 2 + 3 होगा तो n की वैल्यू l से क्या आएगी, कम आएगी, जो पॉसिबिलिटी सही नहीं है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो 3 + 2 और 4 + 1। और पॉसिबिलिटी एक और भी हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, n की वैल्यू क्या ले लूँ, 5 ले लूँ। n की वैल्यू अगर 5 ले ली जाए तो क्या होगा, l की वैल्यू 0, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी सही हो रही है। देखना n की वैल्यू क्या हो रही है, l से ज़्यादा, n ग्रेटर देन n, अपनी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, n ग्रेटर देन l। और क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5, तो अपनी पॉसिबिलिटी ये भी सही है। और पॉसिबिलिटी नहीं है। देखना थर्ड सेल की बात कर रहा है, तो थर्ड सेल की बात कर ली, l बराबर 2 हो तब सब सेल कौन सा बोला जाएगा, d सब सेल। l बराबर 2 हो तो कौन सा बोला जाएगा, d सब सेल। जब फोर्थ सेल की बात कर रहा है, l बराबर 1 हो तो कौन सा बोला जाएगा, p सब सेल। और जब फिफ्थ सेल की बात कर रहा है, l बराबर 0 हो तो सब सेल कौन सा बोला जाएगा, s। तो इसमें कौन कौन से बन गए, 3d, 4p, 5s। इसमें कौन से बने थे, 3p, 4s। अब अपना आंसर आ जाएगा इसके रिलेटेड। देखना सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उपकोष, कितने उपकोष आए, कितना उपकोष आया, 1, 2, 3, 4, 5। कितने उपकोष आ गए, 5 उपकोष आ गए। तो टोटल उपकोष कितने आए, 5। अपना आंसर क्या होगा, उपकोष में कितना बताना है, 5 उपकोष हो गए। अब देखना ध्यान से, अब अपना आंसर, अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षक। कक्षक कितने होंगे, कक्षक की जब भी बात आती है तो अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। P में कितने, किसी P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, P में 3 कक्षक, S में 1 कक्षक, D में 5 कक्षक, P में 3 कक्षक, S में 1 कक्षक। इसको टोटल काउंट कर लो, 3 1 4, 5 5 3 8, 8 5 13। तो कक्षक कितने आएंगे, 13।
कक्षक इज इक्वल टू 13। ऑर्बिटल्स कितने आ गए 13। अधिकतम इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था कक्षक और अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछे तो उसका दोगुना कर देना। कक्षक का दोगुना क्या होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कक्षक कितने आए 13, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछ लिया अपने को। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, जितने कक्षक है उनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, दोगुना कर देंगे। तो 13 इंटू 2 कितना कर देंगे 26 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इन ऑर्बिटल्स में 26। इस तरीके से क्वेश्चन रीड आउट करना आना चाहिए कि 4 से कम दे रखा है और 5 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो तो अपने पॉसिबिलिटी चेक कर ली कि 4 से कम तो नहीं है लेकिन 4 तो हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं लेकिन 5 तो हो सकता है। इस तरीके से पॉसिबिलिटी चेक करके अपन क्या कर लेंगे सब सेल का पता लगाएंगे, उसमें ऑर्बिटल्स काउंट करेंगे और मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन उतार लो जल्दी से, उसके बाद अपना नेक्स्ट अपन बातें करेंगे इसकी ओर। तो बच्चों ये बात हो गई अपनी क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में और पूछे गए हैं, किसी एटम से रिलेटेड चारों क्वांटम नंबर्स पर कुछ क्वेश्चन और पूछे गए, उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों आपको अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। किसी भी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। क्वांटम नंबर्स में रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इसी के साथ अपन जल्दी मिलेंगे न्यू कंटेंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू बच्चों, इस लेक्चर को देखने के लिए उसको बार बार रिवाइज करते जाइए तभी ये चीजें याद रहेगी।